आज हमारे घर में गांव से बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरे अब्बा, मेरे चचा, बल्कि घर के सभी अफराद मेहमानों के साथ मसरूफ थे। बस मेरी अम्मी सुबह से बेचैन थी। जब से वो नहाकर आई थी, मुझे बार बार बुला रही थी और मैं अपनी कजनों के साथ बातों में मसरूफ थी। मुझे पता था कि अम्मी क्यों बेचैन हो रही हैं और मुझे क्यों बुला रही हैं। अम्मी को वहम की बीमारी हो गई थी और वो अपने कपड़े काम वाली से नहीं धुलवाती थी, बल्कि जैसे ही नहाकर निकलती अपने पुराने कपड़े मुझे शापर में डाल देती और कहती कि गली के नुक्कड़ पर जो नया धोबी आया है उसे मेरे कपड़े धोने के लिए दे आओ। मगर हैरत मुझे तब होती जब मैं उस धोबी को कपड़े देने जाती तो वो मुझे एक लिफाफा देता और कहता ये अपनी अम्मी को देना और घर वालों को कोई बात नहीं बतानी। और अम्मी ने भी मुझे सख्ती से कहा हुआ था कि इस लिफाफे के बारे में किसी को कुछ ना बताना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कोई तो चक्कर था जो मेरी अम्मी और धोबी के बीच में चल रहा था, मगर मैंने इन बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। मैं तो अपनी जिंदगी मजे से गुजार रही थी। आज जब मेहमान घर आए तो अम्मी बहाने से मुझे छत पर ले गई और बोली, कम बख्त लड़की, तुझे कब से आवाजें दे रही हूँ और तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी क्या हो गया है आपको? आज मैं इतने अरसे बाद अपनी कजनों से मिली हूँ और आप मुझे उनसे बात भी नहीं करने देती। अम्मी कहने लगी, कम बख्त, तुझे पता भी है मुझे वहम की बीमारी है। पहले जाकर मेरे कपड़े धोबी को दे आ, फिर अपनी कजनों से जैसे मर्जी बातें करती रहना, मुझे कोई इतराज नहीं। और हाँ सुन धोबी, तुझे जो लिफाफा देगा वो तू छुपा कर लाना और मुझे छत पर बुलाकर देना। अम्मी ने मुझे अपना पुराना सूट शापर में डालकर दे दिया था। मुझे आज पहली बार अपनी अम्मी पर बहुत गुस्सा आया था। मैं वो शापर हाथ में पकड़े घर से निकल रही थी जब अचानक सहन में ही मुझे बड़े चचा मिल गए। उन्होंने जो मेरे हाथ में ये शापर देखा तो हैरान होकर बोले, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, चचा जी वो मुझे अम्मी ने कपड़े धोने के लिए धोबी के पास भेजा है, बस उसी को ये कपड़े देने जा रही हूँ। मैंने ये कहकर कदम आगे बढ़ाए तो चचा ने मुझे रोक लिया। बेटी तुम खुद क्यों जाओगी? जाओ, जाकर अपनी अम्मी से कह दो कि चचा ने मुझे किसी काम के लिए बुला लिया है और वो खुद जाकर कपड़े धोबी को दे आए। चचा ने मुझे और उस शापर को मशकूक नजरों से देखते हुए कहा था। चचा ने मुझे अपनी कजनों के साथ खेलने के लिए भेज दिया। मैं भी खुश होकर अम्मा को वो शापर देकर वापस लौट आई थी। अम्मा ने उस वक्त मुझे गुस्से भरी निगाह से देखा और खुद काली चादर पहनकर घर से बाहर निकल गईं। मेरी एक कजन ने जब अम्मी को इतने गुस्से में देखा तो कहने लगी, तुम्हारी अम्मी को क्या हुआ है? वो इतने गुस्से में क्यों जा रही हैं? मैंने उसे कुछ ना बताया। तभी मेरी सारी कजनें उठकर अम्मी के पीछे चल पड़ी। अब उनके साथ मैं भी थी। हैरत तो मुझे तब हुई, हम सब अम्मी के पीछे जा रहे थे और मेरे बड़े चचा हमारे पीछे आ रहे थे। मैंने चचा को पीछे मुड़कर आवाज देना चाही तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। खुदा जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मैं भी खामोश हो गई। हम सब दरमियान में थे। हमारे पीछे चचा जान आ रहे थे जबकि अम्मी आगे जा रही थी। गली की नुक्कड़ पर जाकर अम्मी धोबी की दुकान पर रुक गईं। उन्होंने वो कपड़ों वाला शापर धोबी को दिया और कुछ देर बाद धोबी ने उन्हें एक लिफाफा दिया था। उसके बाद उन्होंने इधर उधर मुड़कर देखा। उनके पीछे हम आ रहे थे और हमारे पीछे चचा जान को देखकर अम्मा का रंग जैसे नीला पड़ गया। अम्मा ने एकदम से वो लिफाफा अपने हाथ में छुपा लिया था। चचा आगे बढ़े और अम्मी को गुस्से भरी निगाहों से देखा, फिर उस धोबी की तरफ देखा जिसने अपना सर झुकाया हुआ था। चचा ने आगे बढ़कर उस धोबी के चेहरे से रुमाल हटाया तो वो एकदम से चीख पड़े। फिर उन्होंने अम्मी के कपड़ों वाला शापर खोल दिया और अम्मी के हाथ से वो लिफाफा खींच कर देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने बुलंद आवाज में बोलना शुरू कर दिया। कहने लगे, अभी भाई साहब को बुलाता हूँ। यकीनन उन्हें ये सारी बात बताना पड़ेगी, वरना मैं इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सकता। चचा की बात सुनकर हम बच्चियां परेशान हो गईं। उसी वक्त अब्बा भी उस जगह आ गए। अब्बा ने धोबी को गौर से देखा तो आग बबूला हो गए। दो तीन थप्पड़ धोबी को लगाए और अम्मा को बुरा भला कहते हुए घर ले आए। घर पहुंचकर चचा ने हम सबको अपने कमरों में जाने का कह दिया। अम्मा के साथ अब्बा का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, जबकि अब्बा शदीद गुस्से में लग रहे थे। हम लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे। बाहर से शोर की आवाजें आने लगी थी। अब्बा और चचा को बड़ी मुश्किल से दादा अब्बू ने चुप करवाया।
अम्मी चच्ची के सीने से लगकर रो रही थी, जबकि अब्बा बुरा भला कहते हुए घर से निकल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे हंसते बसते घर को हो क्या गया है। गांव से आए मेहमान भी परेशान हो गए थे। हमारी सारी खुशियां खाक में मिल गई थी। 2 दिन बाद मेहमान वापस चले गए थे और फिर 1 महीने का अरसा गुजर गया। एक दिन फिर उसी बात पर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उस दिन अब्बा ने अम्मा को 3 लफ्ज बोलकर अपनी जिंदगी से ही खारिज कर दिया था। वो दिन हम पर कयामत बनकर टूटा था जब हमें पता चला कि हमारी माँ हमें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हैं। उस वक्त हमारी हालत क्या थी ये मैं और मेरा छोटा भाई ही जानता था। मेरा भाई तो बात बात पर रोना शुरू कर देता था। अम्मा के जाने के बाद हम दोनों बहन भाई रातों को उठ उठ कर रोते थे। अम्मा के कमरे में जाते तो अजीब सी वहशत महसूस होती। मैं अब्बा के घर पर ही पलकर जवान हो गई। यहाँ तक कि मेरे रिश्ते आने लगे, मगर मेरा दिल माँ के बगैर उदास रहता था। हम लोगों को नाना अब्बू के घर जाने की भी इजाजत नहीं थी। अब्बा ने साफ साफ कह रखा था कि हमें किसी भी सूरत में अपनी माँ के पास नहीं भेजेंगे, वरना मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। इसलिए चच्ची जान मुझे घर से निकलने ही ना देती थी। मैं चच्ची जान की तरबियत में पलकर जवान हुई थी। चच्ची जान मेरी खाला भी थी, क्योंकि मेरी अम्मी और चच्ची आपस में सगी बहनें थीं। चच्ची ने एक माँ की तरह मुझे सहारा दिया था और मेरी हर चीज का ख्याल रखा था। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। अब्बा को न जाने क्यों मेरी शादी की जल्दी थी। उन्होंने मेरा निकाह वहीद से कर दिया। वहीद अगरचा एक माकूल घराने से ताल्लुक रखता था और उसकी अपनी दुकान भी थी, मगर शक्लो सूरत का खास नहीं था, इसलिए मैं उसे खास पसंद ना करती थी। और फिर शादी का दिन भी आ ही गया था। मैं अपनी माँ के बगैर बहुत उदास थी। चच्ची ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे रह रहकर अब्बा पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरी माँ को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। आखिर मेरी माँ का क्या कसूर था। मुझे तो अब्बा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चच्ची के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए चच्ची, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे हकीकत बता दें, आखिर क्या बात थी कि अब्बा ने अम्मा को तलाक देकर घर से निकाल दिया था, वो भी इतनी मामूली सी बात पर। मेरी बात सुनकर चच्ची ने मेरे आंसू पोंछे और बोले, बेटी मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, मगर इस सब में सारा कसूर तुम्हारे बाबा का भी नहीं है, कुछ गलती तुम्हारी माँ की भी है। अगर तुम कहो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की सारी कहानी सुना दूं, मगर मुझसे वादा करो कभी अपने बाप के सामने इस बात का गिला नहीं करोगी कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ ज्यादती की है। मैंने चच्ची से वादा किया। तब उन्होंने जाकर मुझे पूरी बात बताई। बेटी, ये बरसों पुरानी बात है, जब हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी। ये राज मैं शादी से पहले तुम्हें इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने में आसानी रहे और तुम कोई ऐसी गलती ना करो कि तुम्हारा शोहर तुमसे नफरत करे। ये आज से सालों पहले की बात है। मैं और बाजी अपने बाबुल के आंगन में खुशबाश अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे थे। हमारी शादियों की उम्र तो हो गई थी, मगर बाबा हमें पढ़ाना चाहते थे। यही वजह थी कि बाबा चाहते थे हम लोग घर के काम ना करें, बल्कि अपनी पढ़ाई करें, और इस मकसद के लिए उन्होंने घर में एक उस्तानी का बंदोबस्त भी कर दिया था। मगर चूंकि गांव में पढ़ाई का रिवाज नया नया आया था, हम दोनों को पढ़ने की आदत भी नहीं थी, ना ही हमें पढ़ाई के बारे में कोई मालूमात थी। उस्तानी जी ने अब्बा को बता दिया कि इन लड़कियों को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जबकि हम लोग दिन रात घर के काम काज में मसरूफ रहते। फिर घर भी इतना बड़ा था कि संभाले बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। अब्बा ने इस मसले का हल ये निकाला कि एक नौकर को घर ले आए। वो नौकर बड़ा ही जिम्मेदार लड़का था। आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। सुबह सुबह हम दोनों बहनों को नाश्ता तक बनाकर देता। सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहता। हम कमरे में बैठकर उस्तानी जी के साथ पढ़ाई में मसरूफ रहते थे। दिन बड़ी खूबसूरती से गुजर रहे थे। बाजी का जहन तो ज्यादा ही तेज था। मैं कुछ कुंद जहन वाक्या हुई थी, मगर एक दिन उस्तानी जी पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि बाजी किसी ख्याल में गुम हैं और मुस्कुराए जा रही हैं। उस्तानी जी ने आप ही को डांटा, मगर उन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। रात को हम लोग सोने के लिए लेटे तो आप ही कहने लगी, महवेश तुम जाओ, जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज पढ़ाई करनी है। काफी ज्यादा देर तक पढ़ूंगी तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी।
आपी की बात मानकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर अपना बोरिया बिस्तर डाल दिया, मगर मुझे पता नहीं था कि आफिया ने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाला है। उस दिन अब्बा जान एक रात के लिए कहीं गए हुए थे। उन्होंने अगले दिन आना था, मगर रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी कि आफिया पढ़ाई में मसरूफ होगी। दस्तक हल्की सी थी। मैंने जाकर दबे पांव दरवाजा खोल दिया। देखा तो सामने बाबा जान खड़े थे। बाबा, आप इस वक्त? मैंने हैरत से पूछा था। हाँ बेटी, मैं घर आ गया हूँ। जाना तो मैंने दूसरे शहर था, मगर मौसम बहुत खराब हो गया है। सोचा सुबह सवेरे ही चला जाऊंगा। हो सकता है कि रात में बारिश हो जाए। वैसे भी रात का सफर कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। अब्बा मुझसे बातें कर रहे थे कि साथ वाले सर्वेंट क्वार्टर से खटपट की आवाजें आने लगी। अब्बा ये देखकर घबरा गए कि सर्वेंट क्वार्टर में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हालांकि उस वक्त हमारा नौकर अल्ताफ गहरी नींद सो जाता था। बाबा ने शक भरी नजरों से इधर उधर देखा, जबकि घर में मुकम्मल सन्नाटा था। तब बाबा ने बुलंद आवाज में अल्ताफ को पुकारा। अल्ताफ, क्या तुम सो रहे हो? अब्बा की आवाज सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा ने मुझे सारे घर की बत्तियां रोशन करने का कह दिया। मैंने भागकर घर की सारी लाइटें ऑन कर दी थी, जबकि सर्वेंट क्वार्टर में अभी तक खामोशी छाई हुई थी। अब्बा ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया, मगर अल्ताफ ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्ताफ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बाहर निकलो। अब्बा ना जाने क्यों उस पर गुस्सा कर रहे थे। हालांकि वो हमेशा अपना दरवाजा बंद ही रखता था। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो बाबा ने अपने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार ने जोर लगाकर जब दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर अल्ताफ ही नहीं बल्कि आपी भी खड़ी थी। उसका रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर परेशानी, निदामत, शर्मिंदगी और न जाने क्या क्या था। अब्बा उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से में पागल हो गए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। इससे पहले कि अब्बा उनकी जान ले लेते, उनका शोर सुनकर अम्मा भी कमरे में भागी भागी आई। देखा तो शोहर बेटी को बुरा भला कह रहा था। अम्मा की जान पर बन आई। वो अपनी बेटी को बचाने लगी तो अब्बा ने उन्हें भी धक्का दिया और कहा कि तुम्हारी ही गलत तरबियत की वजह से मेरी बेटी इस मकाम पर पहुंची है। अरे तुमसे एक बेटी नहीं संभाली गई। तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेंगी। ये नाम रोशन करेंगी। बाबा का गजबनाक लहजा देखकर मेरा तो दिल कट कर रह गया था। आपी, आपने ये क्या कर दिया? जरा भी नहीं सोचा कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा। खुदा जाने ये चक्कर कब से चल रहा था। उस दिन बाबा जान आपी को जान से मारना चाहते थे। तब उन्होंने एक अनोखा फैसला किया। हम सबको तैयारी करने का कहा और आफिया को अल्ताफ भाई के साथ उसी कमरे में बंद कर दिया। उठो, तुम सब लोग अपना अपना सामान बांधो। अब्बा का हुक्म सुनकर हमें हिम्मत ना थी कि हम कोई दूसरी बात करते। हम सब अपना सामान लेने चले गए। सामान बांधने का मतलब था कि हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, मगर अब्बा के इरादे खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने चौकीदार को आवाज दी और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़कने को कहा। ये सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से जाकर अम्मी को बताया। वो रोती हुई बाहर आ गईं। अब्बा के पांव पकड़ लिए। खुदा के लिए करीम बख्श, ऐसा मत करो, तुम्हारी ही बदनामी होगी। खुदा के लिए अपनी बेटी को माफ कर दो। अगर तुमने दोनों को इस तरह मार दिया तो लोग तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे। बोलेंगे कि जवान बेटी को न जाने क्यों जिंदा जला डाला है। ये सुनकर अब्बा सोच में पड़ गए। उन्होंने दरवाजा खोलकर आफिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। आपी अब्बा के डर की वजह से रो रही थी। वो अब्बा के पांव पड़ गईं। अब्बा, खुदा के लिए मेरी जान ले ले, मगर अल्ताफ को यहाँ से जाने दे। मैं खुद इसके पास गई थी। आपी का जुनून देखकर अब्बा को मजीद गुस्सा आ गया। अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुझे भी इसके साथ जिंदा जला दूंगा। मनहूस, तुझे शर्म नहीं आई? अपने बाप की इज्जत को यूं नीलाम कर रही है। अब्बा का गुस्सा देखकर आपी चुप हो गई, मगर मैं जानती थी कि वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। अल्ताफ भाई के साथ उसकी मोहब्बत ना जाने कब से चल रही थी, जबकि मैं इस मामले से भी बेखबर थी। पता होता तो कुछ कर लेती, वक्त पर उसे इत्तला कर देती। अब्बा ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। इससे पहले कि अल्ताफ भाई की दर्दनाक चीखें हम सबको सुनने को मिलती, कुदरत ने हमें एक और मौका दिया था। अब्बा की गाड़ी खराब हो गई थी। एक लम्हे के लिए उनकी तवज्जो हम सबसे हटी तो आपी मेरे पांव पड़ गई। कहने लगी, महविश, खुदा के लिए किसी तरह से अल्ताफ को बचा लो।
तुम जाकर वो दरवाजा खोल दो, किसी भी बहाने से जाओ, ये चौकीदार से कह दो अल्ताफ मर गया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। उनकी हालत देखकर मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। चौकीदार की मिन्नत की, उसे कुछ पैसे दिए। उसने खुदा जाने कैसे अल्ताफ भाई को वहाँ से निकाल दिया। हमारे होते ही अल्ताफ को वहाँ से भेज दिया गया। तब तक अब्बा गाड़ी को ठीक कर चुके थे। वो बहुत गुस्से में थे और सर्वेंट क्वार्टर आधा जल चुका था। अब्बा हमें लेकर वापस अपने आबाई गांव आ गए। यहाँ आकर मेरी शादी वसीम चचा के छोटे बेटे से कर दी और आपी आफिया की शादी बड़े बेटे यानी कि तुम्हारे अब्बा से कर दी। हमारी तरफ से तो सब ठीक हो गया। हम समझते थे कि हालात अब ठीक हो जाएंगे, मगर ये बात सबको पता चल चुकी थी और इस खबर ने हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर रख दिया था। हम दोनों बहनों की शादी तो हो गई थी, मगर ससुराल में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, जबकि अब्बा के मुताबिक ये सब हमारे अपने कर्मों का सिला था। हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी को समझौता करके कबूल कर लिया। फिर इस बात को 10-15 साल गुजर जाने के बाद अपनी वफादारी और खिदमत से हमने इस घर में अपनी जगह बना ली थी। हमारी सास भी हमें वो मकाम देने लगी जो बहू को दिया जाता है, मगर फिर हमारी जिंदगी में वो तूफान आया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। आफिया को कहीं से मालूम हो गया कि अल्ताफ जिंदा है और वो सबसे छुपकर उससे मिलने जाने लगी। वो धोबी का रूप धार कर हमारे घर के करीब उसने एक दुकान बना ली थी। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि वो किस आग में हाथ जला रहा है। जब मुझे पता चला कि आप ही अल्ताफ से मिलने लगी है तो मैं उसे मना करती कि वो इस सब से बाज आ जाए, मगर उसने अपनी रविश से बाज न आने की जैसे ठान ली थी। आप ही ने ड्रामा किया कि उसे वहम की बीमारी हो गई है और काम वाली उसके कपड़े ठीक से नहीं धोती। वो कपड़े धुलवाने के बहाने धोबी के पास चली जाती और कई घंटे वापस न आती। जब तुम्हारे बाप को शक हुआ तो वो तुम्हारे हाथों अपने कपड़े धोबी तक पहुंचाती। इसमें एक खत लिख कर देती और धोबी तुम्हें एक खत लिफाफे में डालकर देता रहा। यूँ तुम्हारी माँ का इस उम्र में भी उस अल्ताफ से चक्कर चलता रहा। हालांकि अब वो एक जवान बेटी की माँ बन चुकी थी। मैंने उसे मना भी किया, मगर वो मना नहीं हुई। अब तुम्हारे चचा को ये बात कैसे पता चली ये तो मैं नहीं जानती। शायद हम दोनों बहनों की बातों से उन्हें इल्म हो गया होगा, या फिर कोई और इशारा पाकर उन्होंने अल्ताफ का सुराग लगा लिया होगा जो कि यहाँ धोबी बना बैठा था। अब तुम्हारी माँ को कौन बचा सकता था, जबकि उसने सालों बाद अपने उस शोहर के साथ बेवफाई की है। हालांकि ऐसा करना एक औरत को जेब नहीं देता। अब अपनी माँ को भूल जाओ बेटी, वो मेरी सकी बहन है। मुझे भी बहुत दुख है, वो इस उम्र में तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ के घर रह रही है और हम दोनों को उससे मिलने की इजाजत भी नहीं है। उसने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी औरतों को कभी इज्जत नहीं मिलती। चच्ची की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। चच्ची ने मुझे तसल्ली दी और रुखसत करके मुझे मेरे शोहर के घर भेज दिया। मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कोई ऐसी गलती करने का सोच भी नहीं सकती जिससे मेरे शोहर के दिल में शक आ जाए। अब आपको क्या लगता है, मुझे अपनी माँ से मिलना चाहिए या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शोहर भी मुझे मेरी माँ की तरह बदकिरदार समझकर छोड़ ही ना दे। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।